Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is hypothesis. जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं रिसर्च में ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक है रिसर्च के लिए। और जब शोधकर्ता किसी भी शोध को करते हैं तो अपने जो रिजल्ट तक पहुंचने के लिए ये हाइपोथेसिस ही हमारा क्या होता है, एक बेस होता है, आधार होता है। इसलिए हम हाइपोथेसिस को, जो हाइपो का मतलब ही क्या है कि जो हमारा है ना, जो फिक्सस हो थेसिस, राइट, यानी जो हमारा क्या हो, कल्पना पर आधारित, यानी कि काल्पनिक तरीके से बना है ना। इसलिए इसे हम कहते भी हैं इन शॉर्ट कि ये इट इज़ द टेंटेटिव स्टेटमेंट। ये हमारा हाइपोथेसिस क्या है, टेंटेटिव स्टेटमेंट है। अब ये टेंटेटिव स्टेटमेंट कई बार नेट में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, पेपर 1 में भी पूछे गए हैं, इवन पेपर 2 में भी पूछे गए हैं। तो ये हाइपोथेसिस है। बात अब आती है इसके मीनिंग्स की तरफ, हम समझने की कोशिश करें इसके मीनिंग को, तो देखते हैं कि ए हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट, जैसा कि ऊपर मैंने अभी बात किया, चर्चा किया, और एजम्पशन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स दैट कैन बी टेस्टेड साइंटिफिकली। तो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ये टेंटेटिव स्टेटमेंट है, यानी अस्थायी ये कथन होता है या अनुमान होता है, या क्या होता है, पूरी तरह से हम कल्पनाओं पर हम इसे तैयार करते हैं, अनुमान लगाकर तब इसका हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, रेडी करते हैं, जो क्या करता है कि दो या दो से अधिक वेरिएबल्स जो हमारे होते हैं, चर जो होते हैं, उसके बीच के संबंध को हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। साथ ही यह जो होता है जिसका वैज्ञानिक परीक्षण भी किया जाता है, साइंटिफिक तरीके से इसके रिलेशनशिप को, जो टू वेरिएबल्स होते हैं, टू और मोर देन टू वेरिएबल्स, उसके रिलेशनशिप को हम टेस्ट करते हैं। तो ये जो टेस्ट किया जाता है साइंटिफिकली, यही प्रोसेस जो होती है, यही हमारा स्टेटमेंट जो होता है, वो हमारा हाइपोथेसिस कहलाता है। और इन शॉर्ट जब कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो यह कहा भी जाता है कि व्हाट इज द ऑप्शंस दे देते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 4, तो वो उसमें हमारा टेंटेटिव स्टेटमेंट जो होता है, ये मूल रूप से इस पर हम लोग फोकस करेंगे तो यह सही जवाब हो जाता है, टेंटेटिव स्टेटमेंट। तो दिस इज द, ये आपका मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब इसका फॉर्मुलेशन हम कैसे करते हैं, इसका निर्माण कैसे करते हैं, देखिए फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस का मतलब पहले ये समझें कि मीनिंग डेवलपिंग क्लियर स्पेसिफिक एंड टेस्टेबल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, थ्योरी और प्रीवियस रिसर्च, यानी कि पूर्व में जो शोध हुए हैं तो उसे हम क्या करते हैं, उसे आधार बनाते हैं, उसे हम देखते हैं, स्टडी करते हैं, और जो टेस्टेबल स्टेटमेंट होता है उसी का हम क्या करते हैं कि बेस होता है वो किस पर, यानी ये जो है बेस्ड ऑलवेज हमारा क्या होगा, प्रीवियस स्टडी पर होगा। समझने की कोशिश अगर हम लोग करें तो देखिए हाइपोथेसिस का जो फॉर्मुलेशन होता है, यानी निर्माण किया जाता है, वह क्या होता है कि सिद्धांत या पूर्व शोध के आधार पर ही हम क्या करते हैं, उसे स्पष्ट कर लेते हैं। विशिष्ट रूप से अगर देखा जाए तो यह परीक्षण योग्य है या नहीं है, कथन का हम तैयार कर लेते हैं। तो हमारा परीक्षण क्या किया जाना है, कैसे किया जाना है, यानी वो जो 5 जो हमारा W1H की जो थ्योरी है उस पर हम क्या करते हैं, पहले स्टडी कर लेते हैं। तो 5W यानी इसका मतलब क्या हो जाता है, हमारा 5W का मतलब वही वाट, वेन, वेयर, विच, हुम, हाँ, उसके बाद 1H, यानी इसको हम लोग क्या करते हैं, इसे बेस बना लेते हैं। और यह जब बेस बनता है देन हमारा क्या होता है कि हम फॉर्मुलेशन करते हैं, हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं। और ये कब होता है, जब प्रीवियस रिसर्च को हम स्टडी करते हैं, उस थ्योरीज को करते हैं, प्रिंसिपल्स को करते हैं, या ऑब्जर्वेशन करते हैं उस स्टेटमेंट का, और वो सारे डायमेंशंस उसमें क्या होते हैं, 5W1H वेस्ट होते हैं। तो ये हमारा जो हाइपोथेसिस होता है वो बिल्कुल 100%, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, कभी कभी हाइपोथेसिस का निर्माण जब आप कर लेते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सक्सेस ही वन टाइम में होता है, लेकिन मतलब ऑलमोस्ट आपका जो होता है वो क्या होता है कि सक्सेस हो जाता है, अगर ऐसा हम ये तैयार करके यदि हम करते हैं, यानी कि हाइपोथेसिस का हम तैयारी करते हैं और बनाते हैं, तो यानी फॉर्मुलेशन करते हैं।
तब ये हमारा ऐसा होता है। अब देखिए इसके जो हाइपोथेसिस हैं तो उससे हम कैसे, है ना, यानी कि इसे करने के लिए जो है, बनाने के लिए कुछ स्टेप्स चाहिए। फॉर्मुलेशन के लिए, तैयार करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्टेप्स चाहिए हाइपोथेसिस के निर्माण में। तो हाइपोथेसिस के निर्माण में जो स्टेप्स हैं, फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, यानी व्हाट इज द रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम है क्या, शोध समस्या हमारा है क्या, और ये शोधकर्ता क्या करता है, यही आइडेंटिफाई करता है। सबसे पहला काम उसका होता है कि आइडेंटिफाई करना कि प्रॉब्लम टू बी स्टडीज हमें करना है हमें। तो ये शोधकर्ता सबसे पहले अध्ययन की समस्या की पहचान करता है कि हमें जो अध्ययन करना उसकी समस्या है क्या। तो पहला तो ये, जब समस्या समझेंगे तभी उसके अकॉर्डिंग हम हाइपोथेसिस का निर्माण करेंगे। दूसरा जो स्टेप होता है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर, यानी हम समीक्षा करते हैं, साहित्यिक समीक्षा करते हैं। इस पर हमने पूर्व के वीडियो पर भी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर पर काफ़ी अच्छा सा वीडियो भी मैंने तैयार किया, डिस्कस किया उस पर, आप उसे देख लें तो और क्लैरिटी हो जाएगी। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर यहाँ पर जो साहित्यिक समीक्षा है, इसका मतलब है कि पूर्व में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे शोध हो चुके हैं उस पर हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो यानी प्रीवियस स्टडी एंड थ्योरीज आर रिव्यूड, हम पूर्व के शोध एवं सिद्धांतों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इट इज द ये सेकंड स्टेप, राइट। नेक्स्ट हमारा जो है वह आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स को भी हमें देखना होता है, चर को भी जानना होता है कि इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर आइडेंटिफाइड, यानी कि इस दोनों चरों की हमें क्या करनी होती है, पहचान करनी होती है इसमें कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हैं, और ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कौन किस पर इफेक्ट करेगा, प्रभाव करेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि काउज यदि होता है तो वो हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें काउज, और जिस पर इफेक्ट पड़ रहा है वो हमारा क्या हो जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाता है। बड़ा अच्छा ट्रिक्स है। तो ये यहाँ पर, और इस चीज़ को समझते हैं, कई बार इससे प्रश्न पूछे गए। खैर उस पर भी जब हम लोग आएंगे तो उस टॉपिक पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग को आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स यानी कि स्टैटिस्टिक्स। फिर नेक्स्ट है हमारा कि लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रिडिक्शन। पॉसिबल रिलेशनशिप एमंग वेरिएबल्स आर प्रिडिक्टेड, चरों के बीच संभावित संबंधों का अनुमान लगाया जाता है। अब जो चर है उसके बीच हमारा क्या होता है, संभावित जो है ना, वो संबंधों का अनुमान लगाया जाता है, यह होता है। और फिर नेक्स्ट है ड्राफ्टिंग द हाइपोथेसिस। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्पष्ट परीक्षण योग्य कथन तैयार कर लेते हैं, यानी अ क्लियर टेस्टेबल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। इतने के बाद हम लोग लास्ट में फाइनली क्या करते हैं, ड्राफ्ट कर देते हैं। तो इट इज अ क्लियर एंड टेस्टेबल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। तो ये जो है फॉर्मुलेशन ऑफ द स्टेटमेंट हमारा है। अब बात करते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड हाइपोथेसिस, क्या क्या हमारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो देखिए, क्लियर एंड स्पेसिफिक, यानी स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर हम रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरा है टेस्टेबल एंड मेजरेबल, यानी परीक्षण योग्य होना चाहिए और मापनीय भी होना चाहिए, मेजरेबल भी होना चाहिए, हम मेजर कर पाए जो भी वेरिएबल्स को हम लोगों ने लिया उसका मेजरेबल, उसमें जो हमारा जो कुछ भी मैनिपुलेशन करना है तो वो उसका एक हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म, ये जो फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड जो हमारा तरीका है उसे ही हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर टेस्टेबल एंड मेजरेबल भी होना चाहिए ना। थर्ड वन है कि बेस्ड ऑन फैक्ट्स और थ्योरीज, यानी तथ्यों या सिद्धांतों पर आधारित ये होना चाहिए। चौथा है सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल, सरल एवं समझने योग्य होना चाहिए। तो सिंपल भी हो, अंडरस्टैंडेबल भी हो, ताकि जो रिसर्चर हैं, स्कॉलर्स हैं, उसे यानी कि आप यदि हैं तो आसानी से वो किसी के लिए भी, है ना, जो उसे अगर मान लीजिए एज ए रेफरेंस के रूप में बाद में वो शोध को देखते हैं तो वो आपका आसानी से समझ सके और रिजल्ट तक पहुंच सके। रिलेटेड टू वेरिएबल्स, वो वेरिएबल से रिलेटेड होना चाहिए, तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है यह जो बिंदु है। तो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये होते ही हैं, है ना। तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स होना भी चाहिए फॉर्मुलेशन में ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इसका भी संबंध इससे है। खैर इस बातों को हम लोग अभी छोड़ते हुए चलते आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ अब हाइपोथेसिस। तो टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस में देखिए यहाँ पर है कि पहला हमारा है
कि व्हाट इज द नल हाइपोथेसिस, यानी पहला जो है वो नल हाइपोथेसिस। हमारे डिफरेंट हाइपोथेसिस हैं, प्रकार हैं, उसमें जो है नल हाइपोथेसिस क्या है, काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इट स्टेट्स दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशन डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स, यानी यह बताती है कि चरों के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध या अंतर नहीं है। चरों के बीच यदि हमारा क्या होता है, जो माने 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स हैं, उसके बीच हमारा क्या होता है कि कोई भी डिफरेंसेस नहीं आता है। जब डिफरेंसेस नहीं आता है तो वो हमारा जीरो हो गया ना, तो इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं, नल हाइपोथेसिस। इसे हम कैपिटल एच, जीरो से शून्य से हम क्या करते हैं कि असाइन करते हैं, यानी उसे सांकेतिक रूप में लिखते भी हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, इससे एच जो जीरो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, इसलिए इसे कहा भी जाता है शून्य परिकल्पना, यानी कि नल हाइपोथेसिस, क्योंकि वेरिएबल्स के बीच हमारा क्या हो गया, जो भी रिजल्ट अंतर जो है वो जीरो हो गया है, शून्य हो जाता है, कोई अंतर नहीं होता है, ना ही पॉजिटिव निगेटिव या फिर कुछ भी। हाँ, तो ये हमारा हो गया। जैसे देयर इज एग्जाम्पल, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन स्टूडेंट्स इन एकेडमिक अचीवमेंट। अगर ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है, तो ये नल हाइपोथेसिस हो गया। ये कैसे होगा कि नहीं होगा, रूरल और अर्बन होगा, दोनों के बीच कुछ न कुछ तो हमारा अंतर होगा। तो यही कहा जाता है कि नल हाइपोथेसिस अगर आ जाए तो वो फिर हमें नया क्या करना होता है, हाइपोथेसिस का निर्माण करना होता है। नाउ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वैकल्पिक परिकल्पना, स्टेट्स दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप और डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स, यानी कि यह बताती है कि चरों के बीच महत्वपूर्ण संबंध या अंतर है। अब देखिए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 या जो भी आप उसे असाइन करते H करते हैं, इसका मतलब है कि दोनों के बीच, यानी 2 या 2 से अधिक जो चर होंगे ना, उसमें क्या होना चाहिए, अंतर हमारा होता है। देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन स्टूडेंट्स इन एकेडमिक अचीवमेंट, यानी ग्रामीण एवं शहरी जो हमारे हैं विद्यार्थियों की क्या है, शैक्षणिक उपलब्धि में महत्वपूर्ण अंतर है। दोनों में कुछ न कुछ अंतर आ रहे हैं, वो चाहे हमारा अंतर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग का हो या फिर और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स के रूप में आया है, इसे ही हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यानी कि पहला हमारा नल हाइपोथेसिस, दूसरा हमारा क्या हो जाता है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। तो ये नल एंड हाइपो है ना, जो है आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। उसके बाद फिर हमारा तीसरा अगर देखें तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, यानी दिशात्मक परिकल्पना। ये स्पेसिफाई द डायरेक्शंस ऑफ द रिलेशनशिप और डिफरेंसेस, यह जो है संबंध या अंतर की दिशा को स्पष्ट करता है। हमारा जो अंतर है उसके दिशा को ये क्या करेगा, दर्शाएगा और बताएगा। इसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, अर्बन स्टूडेंट्स परफॉर्म बेटर देन रूरल स्टूडेंट्स। अगर ऐसा है तो ये कहीं न कहीं दिशा दे रहा है किसको, ग्रामीण विद्यार्थियों को से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, इसलिए ये क्या कर रहा है, कोई दिशा हमें क्या कर रहा है, प्रदान कर रहा है किसी को। तो यह हमारा हो गया कि जो है दिशात्मक परिकल्पना। साथ ही आगे हम देखें नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, दिशात्मक जो दिशा ना हो, तो इंडिकेट्स रिलेशनशिप और डिफरेंस विदाउट स्पेसिफाइंग डायरेक्शन, यानी यह संबंध या अंतर को बताती है लेकिन दिशा स्पष्ट नहीं करती है। अंतर तो बताएगी, संबंध बताएगी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल स्टूडेंट्स, यानी कि शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों में अंतर स्पष्ट करेगी। हाँ, और कोई लेकिन दिशा नहीं होगा। तो ये हमारा कैसा हो गया, डायरेक्शनल हो गया। उसके अलावा सिंपल हाइपोथेसिस भी है, जिसमें इन्वॉल्व्स ओनली 2 वेरिएबल्स, सिर्फ 2 वेरिएबल्स होंगे। सिंपल हमारा क्या होगा, रिजल्ट वो उससे मिल जाएगा। जैसे स्टडी हैबिट्स अफेक्ट एकेडमिक अचीवमेंट। अब मान लीजिए कि अध्ययन की आदतें शैक्षणिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। आप अध्ययन करते हैं, मैं अध्ययन करता हूं, तो हमें कहीं न कहीं तो शैक्षणिक उपलब्धियां मिलेगी ही। तो ये क्या हो गया कि यह जो है इन्वॉल्व्स 2 वेरिएबल्स ओनली, लेकिन कोई डिफरेंसेस उसमें नहीं दर्शाया जा रहा है। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस इन्वॉल्व्स मोर देन 2 वेरिएबल्स, इसमें 2 या 2 से अधिक चर होते हैं। और स्टडी हैबिट्स एंड इंटेलिजेंस अफेक्ट एकेडमिक अचीवमेंट। अब स्टडी हैबिट्स आदतें और बुद्धि, जैसे अध्ययन की आदतें जो है बुद्धि शैक्षणिक उपलब्धि को क्या करती है, ये
प्रभावित करती है। तो ये इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि अभी देखा कि हाइपोथेसिस हमारे क्या है, डेफिनेशन, मीनिंग्स एंड उसके विभिन्न जो प्रकार हैं, फॉर्मुलेशन हम कैसे करते हैं और क्या किस लिए ये हमारा कितना इम्पॉर्टेंट है किसी भी रिसर्च के लिए, शोध के लिए। तो इस पर देखा और साथ ही साथ अब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देखते हैं, यानी नेचर ऑफ क्वेश्चंस को भी देख लेंगे कि ये किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे आगे, ताकि हमारे लिए उस कंपटीशन में आसान हो जाए। देखिए पहला क्वेश्चन है कि हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन बिगिंस विद, परिकल्पना निर्माण किससे प्रारंभ होता है। तो ये किससे प्रारंभ होता है, कहता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि रिसर्च प्रॉब्लम से परिकल्पना का क्या होता है, निर्माण होता है। राइट, अब यह तो हमें क्या हुआ कि समझ में आ गया कि परिकल्पना का निर्माण जो है इससे होता है। अब यहां पर बात आती है कि सेकंड कि नल हाइपोथेसिस, हमारा नल हाइपोथेसिस क्या है। तो नल हाइपोथेसिस की बात अगर हम करें तो यहां पर नल हाइपोथेसिस में जो है, नल हाइपोथेसिस में ये क्या कर रहा है कि देखिए शून्य परिकल्पना क्या दर्शाती है। तो क्या दर्शा रही है, ये हमें क्या दर्शा रही है, यह दर्शाती है कि नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, यानी कि कोई भी रिलेशनशिप इसमें नहीं होगा, नल हाइपोथेसिस में इंडिकेट करता है। तो इट इज द बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है कि विच हाइपोथेसिस इज ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी कि कौन सा जो है परिकल्पना दिशा को स्पष्ट करती है। तो कौन सा करती है, दिशा को स्पष्ट करती है। तो दिशा का मतलब डायरेक्शनल, तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ए हाइपोथेसिस इन्वॉल्व्स मोर देन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड, जिसमें इन्वॉल्व होगा हमारा दो या दो से अधिक वेरिएबल्स क्या होगा कि इन्वॉल्व होगा, तो उसी में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस उसे हम कहेंगे, सिंपल तो कहेंगे नहीं। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो ए सिंपल हाइपोथेसिस कंटेन्स, सरल परिकल्पना में कितने चर होते हैं। तो कितने चर होते हैं, टू वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स होंगे, सरल है तो वो टू, राइट। नेक्स्ट है द फाइनल स्टेप ऑफ द हाइपोथेसिस इज द, ये तो हमारा इसमें क्या होता है, डिसीजन मेकिंग। ये हमारा क्या होगा, डिसीजन मेकिंग, सी इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस को भी समझने की कोशिश किया और आपने पेशेंसली इसे वॉच किया। थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आपने पेशेंसली वॉच किया। नए टॉपिक के साथ पुनः मिलता हूँ।